नमस्कार दोस्तों, टेक्सेवी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा और शायद इस्तेमाल भी किया हो। इसमें हम ऑनलाइन जाते हैं और इंटरनेट से ही अपने बैंक अकाउंट से किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में या किसी भी जिसको आपको पेमेंट करना है उसको आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी मुद्रा का यानी करेंसी का एक्सचेंज नहीं करते हैं। सिर्फ ऑनलाइन जाके आप अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। आपका बैंक ये ध्यान रखता है कि पैसे ट्रांसफ़र करने वाले अकाउंट होल्डर आप खुद ही होना, और ये वो सुनिश्चित करता है आपके यूज़र नेम और पासवर्ड और कई बार OTP के माध्यम से। दूसरी तरफ जिस बैंक को आप पैसा भेज रहे हैं वो बैंक सुनिश्चित करता है कि वो पैसा जो इंटेंडेड रेसिपिएंट है उसी के खाते में जाए। तो ये दोनों बैंक मिलके काम करते हैं और ऐसा सिस्टम बनाती है हमारे देश की कुछ एजेंसियां जो सरकार के कहने पे ऐसे कानून बनाती हैं कि आपस में बैंक कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो सरकार नोट छापती भी है ताकि जिसको आप बैंक से निकलवा के अपने रोज़मर्रा के काम में ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है एक ऐसी करेंसी भी होती है जिसको किसी भी देश की कोई भी सरकार कंट्रोल नहीं करती है, जिसका कोई भी बैंक नहीं होता है, जिसको कभी भी छापा नहीं जाता है और जो कभी भी दिखाई नहीं देती है। सिर्फ आपको ऑनलाइन जाके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में या आप किसी को पैसे भेज सकते हैं। उस करेंसी का नाम है या उस मुद्रा का नाम है क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहले बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई। आज की डेट में हज़ारों से ऊपर की संख्या में ऐसी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में अवेलेबल है। तो ये क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये भी हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने टेक्सेवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पॉज करके जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। ये हमें हेल्प करता है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स तक स्प्रेड करने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जान सके और उसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा हमने बताया है कि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत है बिटकॉइन से हुई। बिटकॉइन को 2008 में एक सातोशी नाकामोटो नाम के आदमी ने या ग्रुप ने शुरू किया। हालांकि ये माना जाता है कि ये जो नाम है सातोशी नाकामोटो, ये एक सुडोनिम है, ये किसी का असली नाम नहीं है। ये कुछ लोगों ने मिलकर इस नाम को बनाया है। लेकिन खैर जो भी हो, इस करेंसी क्रिप्टो करेंसी के लिए जो इसके आविष्कारक हैं उनको सातोशी नाकामोटो को ही माना जाता है। इन्होंने एक पेपर प्रोड्यूस किया था जिसमें ये सारी बातें लिखी थी कि कैसे एक डिजिटल करेंसी जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, और उसी के बेस पे सबसे पहले बिटकॉइन करेंसी आई थी। इसके बाद लगभग 6000 और ऐसी करेंसियाँ आ चुकी हैं। अब फंडामेंटली जो डिफरेंस आता है एक नॉर्मल करेंसी में और डिजिटल करेंसी में वो ये होता है कि नॉर्मल बैंकिंग में आपका बैंक और आपकी गवर्नमेंट जो सरकार है वो करेंसी को कंट्रोल करती है, यानी कि कितनी करेंसी चाहिए वो आपकी सरकार निश्चित करती है, और उसके बेस पे जो रिज़र्व बैंक है वो उस करेंसी को छापता है। उसका कैसे यूटिलाइजेशन होना है और वो कैसे उनका रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन रखने हैं, उसकी ऑडिटर्स उसको कैसे चेक करेंगे, ये सब कुछ सरकार निर्धारित करती है। और इसके साथ साथ रिज़र्व बैंक आपको आपके पैसे की गारंटी देता है। अब क्रिप्टो करेंसी इसके विपरीत, उसमें कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है, कोई भी ऐसी सरकार या रिज़र्व बैंक जैसा कोई एक सेंट्रल बॉडी नहीं होती है जो उसको कंट्रोल करती है। तो फिर इसकी गारंटी कौन देता है? जैसे हमारे रुपए में लिखा होता है कि मैं धारक को इतने 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और हमारे जो रिज़र्व बैंक के जो गवर्नर हैं उनके सिग्नेचर होते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में कौन इसकी गारंटी लेता है? तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में इसकी गारंटी कोई भी नहीं लेता है। इसकी गारंटी केवल और केवल सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको मिलती है। यानी कि इसका जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है,
वो इतना परफेक्ट है कि इसमें आपको किसी तीसरे आदमी की गवाही की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए मुख्य तौर पे 6 पॉइंट्स को नज़र में रखा जाता है, तभी एक क्रिप्टो करेंसी को वैलिड करेंसी माना जाता है। जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि जो सबसे पहला है कि इस करेंसी को कोई भी कंट्रोल नहीं करता है। दूसरा, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उन सभी का हिसाब किताब होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा बही खाता होना चाहिए जो इन सब का हिसाब किताब रखे। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो हिसाब किताब है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, ये किसी एक कंप्यूटर पे किसी एक सर्वर पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि तब हेरा फेरी की और स्कैम होने की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाती है। तो ये जो लेज़र है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए अलग अलग कंप्यूटर्स पे। डिजिटल कीज़ जो हैं वो इसके ट्रांजैक्शन फ्रॉड्स को रोकती हैं। मान लीजिए दोस्तों कि अगर मैं कहूँ कि मैं अंबानी बोल रहा हूँ और मैं टेक सेबी को 2 अरब रुपए देता हूँ दान में, तो इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जो बोलने वाला है आदमी, जो बोल रहा है या जो क्लेम कर रहा है, वो खुद अंबानी ही है या कोई और प्रिटेंड कर रहा है अंबानी बनने का। तो दोस्तों जो डिजिटल कीज़ हैं वो इसी में ही काम में आती हैं। अभी हम इसके बाद देखेंगे कि डिजिटल कीज़ कैसे काम करती हैं। पहले इसके 6 पॉइंट्स देख लें। इसकी जो लेज़र की वैलिडिटी है वो प्रूफ ऑफ वर्क डिसाइड करता है। दोस्तों जैसा हमने बताया कि ये जो लेज़र है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलग अलग कंप्यूटर्स पे। तो अगर कोई आदमी या कोई कंपनी अपना जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र है, जो उसके पास जो कॉपी है, उस कॉपी में कुछ हेरा फेरी करके और बोल दे कि नहीं ये देखो इसमें तो लिखा हुआ है कि इतने पैसे यहाँ पे आने हैं, तो इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? तो इसके लिए प्रूफ ऑफ वर्क नाम का एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जो हम अगले एपिसोड में देखेंगे जब हम माइनिंग की भी बात करेंगे। वो ये सुनिश्चित करता है कि जो लेज़र है वो इंटैक्ट रहे। लास्ट पॉइंट इसका ये है कि कोई भी इंसान उसके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा खर्च उसको नहीं करने को मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये थे 6 मेन पॉइंट्स जो क्रिप्टो करेंसी के लिए होते हैं। अभी हमने बात की थी कीज़ की। तो कीज़ जो होती हैं इसमें जब भी आप कोई अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपको 2 कीज़ मिलती हैं। एक को बोलते हैं पब्लिक की और दूसरी को बोलते हैं प्राइवेट की। प्राइवेट की को सीक्रेट की भी बोला जाता है कि ये जो कीज़ हैं ये हमारे कहने के लिए हमारे ताले की चाबी जैसी होती हैं, लेकिन ये कोई फिज़िकल की नहीं होती। बेसिकली ये एक कंप्यूटर जनरेटेड एक कोड होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं इन ट्रांजैक्शंस में। तो जो पब्लिक की होती है वो इसके नाम से ही पता चलता है कि वो पब्लिक है, यानी कि सभी लोगों को पता होता है कि आपकी पब्लिक की क्या है। और प्राइवेट की वो होता है जो सिर्फ आपको ही पता होती है। तो जब भी आप बोलेंगे कि मैं ये ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ या मैं इतने पैसे किसी को भेज रहा हूँ, तो उसको आप अपनी प्राइवेट की से सर्टिफाई करेंगे और दूसरे लोग हैं वो आपकी पब्लिक की से उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये आपने ही बोला है। जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक एग्जांपल दिया था कि मैं बोलूँ कि मैं अंबानी बोल रहा हूँ, तो ऐसा मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ अपनी प्राइवेट की है, अंबानी की नहीं है। तो जब मैं अपनी प्राइवेट की से कुछ ट्रांजैक्ट ऐसे करूँगा तो दूसरे लोग अंबानी की जो पब्लिक की है उससे जब उसको वेरीफाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं ये उसकी अंबानी जी ने नहीं बोला है ये, बल्कि किसी और ने बोला है। तो ये पब्लिक और प्राइवेट कीज़ ये ऐसे ही हमारे जो ट्रांजैक्शन है उसको इंश्योर करती हैं। अब बात करते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या इसके बिना भी काम चल सकता है? तो एक छोटा सा मैं उदाहरण दे के समझाने की कोशिश करूँगा कि ये कैसे काम करती है। मान लीजिए कि आप 3-4 दोस्त पोकर खेलने के लिए बैठे हैं। पोकर दोस्तों 3 पत्ती को बोलते हैं, जो
ताश के साथ खेली जाती है, उसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो जीतने हारने पे आपको पैसे देने पड़ते हैं, या जीतने पे आपको मिलते हैं, हारने पे देने पड़ते हैं। तंबोला भी एक ऐसा ही गेम है। तो ऐसे अगर आप कुछ खेल खेलते हैं तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप हर गेम के बाद अपना हिसाब सेटल करें, किसको कितना लेना है, किसको कितना देना है, वो एक दूसरे को दें, फिर गेम चालू करें। लेकिन ऐसा करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसकी जगह अगर हम ये बोलें कि भाई हम हिसाब नहीं करेंगे, हिसाब का रिकॉर्ड रखेंगे, और हिसाब हम बाद में जब सारी गेम ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद करेंगे। ये जो रिकॉर्ड है दोस्तों, इसी को ही लेजर बोला जाता है। और अगर हम साथ में ये डिसाइड कर लें कि इसमें जितने पैसे लिखे जाएंगे खेल में किसी को देने हैं, उसको वास्तव में उतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि अगर 500 रुपये देने हैं तो उसके बदले में सिर्फ आपको 5 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि इसको 100 से डिवाइड करके जो राशि आएगी वो आपको असल में देनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसमें जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो एक आपकी क्रिप्टो करेंसी बन जाएगी, यानी कि वो आपकी एक वर्चुअल करेंसी होगी। लेकिन उसके बदले में आपको जो पैसे मिलेंगे वो उसका 100 गुना कम होंगे, यानी कि अगर 500 है तो 5, अगर 300 है तो 3 रुपये मिलेंगे। ये कुछ भी हो सकता है। तो इसके केस में जो हमारी कन्वर्जन रेशो है वो 1:100 होगी, यानी कि अगर 1 रुपया हमारा असली का है तो हमें उसके बदले में जो वर्चुअल करेंसी है उसके 100 रुपये मिलेंगे। ये जो रिकॉर्ड है दोस्तों, अब ये कौन रखेगा? क्योंकि अगर जो कोई एक आदमी रखेगा तो वो उसमें हेरा फेरी कर सकता है, वो कुछ भी लिख दे उसमें कि मेरे को उससे इतने पैसे लेने हैं। तो इसके लिए इस लेज़र को एक आदमी के पास नहीं रखते, डिस्ट्रीब्यूटेड रखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, सभी प्लेयर्स को एक एक पर्चा दे देंगे और उसमें बोलेंगे कि इसमें आप सभी का हिसाब किताब रखें। तो ऐसे हम सभी के पास एक एक लेज़र की कॉपी होगी, और हर गेम के बाद सब लोग एक दूसरे को बताएंगे कि किसको कितने पैसे लेने हैं, कितने पैसे देने हैं। क्रिप्टो करेंसी में ये काम इलेक्ट्रॉनिकली होता है कि जब भी आप सर्टिफाई करके कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी एक एक कॉपी सभी के पास चली जाती है, और उनकी जो लेज़र है उसमें वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है। ये जो लेज़र है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलग अलग कंप्यूटर्स पे। पीयर टू पीयर नेटवर्किंग इसमें यूज़ होती है। पीयर टू पीयर नेटवर्किंग वही होती है जैसे कि आपने टोरेंट से फिल्म डाउनलोड करते वक्त देखा होगा कि कोई भी एक फिल्म है वो पूरी की पूरी या उसके कुछ पार्ट्स अलग अलग कंप्यूटर्स में रहते हैं, और जब भी आपको चाहिए तो अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह से आपके पास पहुंच जाते हैं। कोई भी एक सर्वर या एक सेंट्रल डेटाबेस नहीं होता जहां पे वो मूवी होती है। तो ये लेज़र भी ऐसे ही काम करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे काम करती है, लेज़र क्या होता है और वो लेज़र कैसे काम करता है। दोस्तों आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहें तो कमेंट में वो सुझाव भी दे सकते हैं। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे तो बात करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में कि ब्लॉकचेन क्या होता है और कैसे काम करती हैं। अगर आपने टेक सेबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं नए एपिसोड में ब्लॉकचेन के साथ।